गुड आफ्टरनून बच्चों, केमिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग आज, और आज का लेक्चर होगा सॉल्यूशंस। तो जैसे कि इस वर्ड से आप लोगों का परिचय होगा पहले से भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस। आज हम स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो जनरली तीन तरह के सॉल्यूशंस को डिवाइड किया जाएगा तीन तरीके से। एक जो सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है जिसका नाम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है ना। ये चैप्टर जो आपके 12th सीबीएसई या यूपी बोर्ड का जो सॉल्यूशंस बनाया गया, इसका यह चैप्टर है सही माने में ट्रू सॉल्यूशन इसको कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो कोलाइडल भी एक सॉल्यूशन होता है और एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो थोड़ा इनके बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। जैसे इसमें जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत छोटे होंगे। जब इसका साइज देखेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से छोटा होगा, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े। इनका साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से क्या होगा, बड़ा होता है। और इनके बीच में जो साइज आता है, इनके बीच में जो साइज एक आएगा, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से छोटा होगा, इसको हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस बताएं तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है यह होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन की जो डिफिनेशन होता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंसेस। ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस होगा, और ये हेट्रोजीनियस होगा, और ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। तो जिस सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रियली में ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस है, और सस्पेंशन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन एग्जांपल में जैसे अगर हमने नमक को क्या किया, वाटर में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, तो नमक जो होता है पानी में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एग्जांपल आपके ट्रू सॉल्यूशन का। या सुक्रोज है या ग्लूकोज है, ग्लूकोज और प्योर वाटर का जो मिक्सचर होगा वह कहलाएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन, कंप्लीटली मिक्सेबल। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और होमोजीनियस का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज सेम। अगर ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, इसका मतलब कि हर सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज होगा, हर सेक्शन में जो सॉल्यूट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज सेम एवरीवेयर, इट इज नोन एज द ट्रू सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा, कोलाइडल हेट्रोजीनियस होगा, और ये भी हेट्रोजीनियस होगा। इसका ट्रू सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिक्सेबल पूरी अच्छी प्रकार से घुल जाता है। और सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन के एग्जांपल होगा जैसे पानी में अब क्या मिला दीजिए, सैंड मिला दीजिए, बालू को डाल दीजिए। तो बालू और सैंड, बालू तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो सस्पेंशन का मतलब सॉल्व नहीं होगा, माने मिक्सेबल नहीं होगा, वो पूरी तरह से नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है। इसको सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है। ये कंप्लीटली मिक्सेबल और ये मिक्सेबल नहीं होगा। कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है, यानी कि कोलाइडल एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कुछ मिक्सेबल भी होगा, कुछ मिक्सेबल नहीं होगा। जैसे आप देखो होंगे जो छोटे बच्चों की जो दवाइयां होती हैं, तो उसमें दवा के ऊपर लिखा रहता है कि सेक बिफोर यूज, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो नीचे क्या होती है, बैठ जाती है। जब उसको सेक करेंगे तो पूरी अच्छी प्रकार से क्या होता है, मिक्सेबल हो जाता है। यानी कि कोलाइडल होता है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, सस्पेंशन भी नहीं होता है। इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन होगा उसे कहा जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के आधार पर डिवीजन करेंगे और पता करेंगे कि कौन कोलाइडल है और कौन आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा। यहां ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब कंप्लीटली मिक्सेबल। ट्रू सॉल्यूशन की परिभाषा क्या हो जाएगा
कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज ए ट्रू सॉल्यूशन। इट इज कंप्लीटली होमोजीनियस। एंड व्हाट इज कोलाइडल? कोलाइडल पार्टिकल इज हेटेरोजीनियस एंड इट इज की यह एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। इसके पार्टिकल का जो साइज होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल है, इसके पार्टिकल का जो साइज होगा वो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। इस रेंज में जो सॉल्यूशन होगा उसे कहा जाएगा कोलाइडल। कोलाइडल बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हालांकि कोलाइडल आपके क्लास 12 से आउट कर दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में एक बार चैप्टर था कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन यह आपके जेईई में, नीट में कोलाइडल सॉल्यूशन इंक्लूडेड है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन के बेसिस पर। एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ा ब्रीफ में हम देखेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज और पढ़े यहां पर, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, अभी क्यों जो सॉल्यूशन कह रहे हैं उसका सही नाम है ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन इसको शॉर्ट में केवल हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, केवल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two and more than two substances. Homogeneous mixture of two and more than two substances is known as solution. Generally it is called true solution. True solution is the correct name, like roughly we can say solution here. So solution means homogeneous mixture of two and more than two substances. As we know that the solutions के जो components होते हैं वो दो होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग solute और एक को बोलते हैं हम लोग solvent के नाम से जानते हैं। solute as well as a solvent. solute का मतलब less amount and solvent का मतलब हो जाएगा more amount. तो there are two component of solution. solution के दो component होंगे, एक component का नाम होता है solute और दूसरे component का नाम होता है solvent. solute का मतलब less amount, जिस solution में जिस component की मात्रा कम होती है, लेस अमाउंट कंपोनेंट को क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे, और जिस कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा होती है इसको सॉल्वेंट कहते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कांस्टेंट होता है। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी सॉलिड होगा। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होगा। तो सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अब एक डिवीजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशंस को डिवाइड किया जाए, सॉल्यूशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं फिजिकल स्टेट के आधार पर, जैसे मान लें कि यहां पर लिख देते हैं स्टेट ऑफ सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्यूट, यहां लिखा जाएगा कि स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां लिख दिया स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं यहां लिखा जाए कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो कंफर्म है कि जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट सॉल्यूशन का भी होगा। और यहां मैं ले लेता हूं सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैं कवर करता हूं। चलिए, अगर हमारा स्टेट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा? सॉलिड है, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड में ही बनेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एलॉय। जितने भी एलॉय होते हैं, सारे जो एलॉय, जैसे ब्रास है, ब्रास जो होता है, पीतल जिसको बोलते हैं, या जिंक और कॉपर के मिलने से बनता है। तो एलॉय आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होता है उसे कहा जाएगा, एक बढ़िया एग्जांपल कहा जाएगा एलॉय हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में। तो सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो अगर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होगा। तो अगर सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका एक अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर।
homogeneous mixture of glucose and water is the example of solid and liquid solution. Another solid, another we will discuss about the other types, और ये हो जाएगा सॉलिड का गैस में। सॉलिड का गैस में, कोई सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो रही है। अगर कोई सॉलिड गैस में डिसॉल्व होती है रियली में, यह ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर कोई सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो रही है, यह ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, इसे कहेंगे कोलाइडल। यह कोलाइडल होगा, क्योंकि अगर सॉलिड गैस में डिसॉल्व होकर कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगी। तो जब भी कोई सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगी, तो दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन बिकॉज जब कोई भी गैस, जब कोई सॉलिड गैस में डिसॉल्व होती है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। इसलिए अगर कोई सॉलिड किसी गैस में डिसॉल्व होती है तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। उस सॉल्यूशन को कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, वह कहलाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन का इस एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसका एग्जांपल होगा स्मोक, धुआं। जो स्मोक होता है, स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कार्बन एंड एयर। कार्बन एंड एयर, जब कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसे कहा जाएगा इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। तो जब भी कोई सॉलिड किसी गैस में डिसॉल्व होकर कोई सॉल्यूशन बनाता है तो वह ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा। और यह जो होगा, यह सॉल्यूशन को कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है, यानी कि सॉलिड का गैस में बनने वाला सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह हेट्रोजीनियस होता है। और अगर ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे बोलेंगे वह कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। एग्जांपल हो गया स्मोक। स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि जो धुआं होता है, स्मोक होता है, कार्बन जब एयर में मिक्स होता है तो स्मोक बनता है। हमारा कार्बन क्या है, कार्बन हम लोग का सॉलिड है और एयर क्या है आपका, गैस है। तो सॉलिड गैस में एक सॉल्यूशन बना रही है, लेकिन यह सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है, सो इट इज नॉट कॉल्ड ए ट्रू सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए मैं बता दूंगा कौन कौन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। सॉलिड का सॉलिड में ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, कोलाइडल भी पॉसिबल है। सॉलिड का सॉलिड में ट्रू सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और कोलाइडल भी पॉसिबल है। कोलाइडल लगभग 8 तक कोलाइडल हो सकता है। माने सॉलिड का सॉलिड में ट्रू भी पॉसिबल है, ट्रू सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और कोलाइडल भी पॉसिबल होगा। यहां मैं कोलाइडल के बारे में नहीं बताऊंगा, जो कोलाइडल कंपल्सरी कोलाइडल है। अच्छा, इसका एग्जांपल, सॉलिड का गैस में केवल कोलाइडल पॉसिबल है, ट्रू सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका ट्रू भी पॉसिबल है, कोलाइडल पॉसिबल, इसका ट्रू पॉसिबल है, कोलाइडल पॉसिबल है। सबका सब हर तरह के सॉल्यूशन जो होंगे फिजिकल बेसिस पर, यानी अगर इसकी बात करें सॉलिड का सॉलिड में ये ट्रू सॉल्यूशन भी होगा और कोलाइडल भी होता है। सॉलिड का लिक्विड में ट्रू सॉल्यूशन भी होता है और कोलाइडल भी होता है, लेकिन सॉलिड का गैस में केवल कोलाइडल होगा, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल हो गया स्मोक, जो धुआं होता है। स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बिकॉज व्हेन द कार्बन पार्टिकल मिक्स इन एयर इट मेक्स स्मोक, इट मेक्स स्मोक। चलिए और देख लेते हैं, और देखा जाए और एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं लिक्विड का। अगर कोई लिक्विड डिसॉल्व हो सॉलिड में, अगर लिक्विड डिसॉल्व है, यहां पर हम लिख रहे हैं सोल्यूट, ये हम लोग का सोल्यूट है, ये हम लोग का सॉल्वेंट है, और ये मान लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। सब किस तरह का सॉल्यूशन बताता हूं मैं। चलिए, अगर लिक्विड डिसॉल्व है सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में घुल रहा है, इस प्रकार का बनने वाला सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, केवल कोलाइडल पॉसिबल है। केवल कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा कर्ड, दही। दही जो होता है, जो कर्ड है, कर्ड जो है,
कर्ड या चीज जो होता है, इट इज द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। जब कोई लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होगा तो पहली बात कि ट्रू सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमेशा हेटेरोजेनियस बनेगा। ऐसे एग्जांपल होगा कर्ड। दूसरा लेते हैं लिक्विड डिसॉल्व होगा लिक्विड में। अगर हमारा सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो सोल्यूशन क्या बनेगा? दोनों पॉसिबल है। ट्रू सोल्यूशन भी पॉसिबल है और कोलाइडल सोल्यूशन भी पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल। लिक्विड में अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो ट्रू सोल्यूशन भी पॉसिबल है और कोलाइडल सोल्यूशन भी पॉसिबल होता है। मैं दोनों के एग्जांपल देता हूं। अगर ट्रू सोल्यूशन के एग्जांपल दोगे, लिक्विड मिक्स हो रही है लिक्विड में, ऐसे एग्जांपल बताइए कौन सा? ट्रू सोल्यूशन का। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल में से कई अंतर है कि ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होगा और कोलाइडल हेटेरोजीनियस होता है। तो लिक्विड में बनने वाला जो ट्रू सोल्यूशन होगा, इसका एग्जांपल होगा मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एल्कोहल और पानी का जो मिक्सचर होगा, एल्कोहल और पानी का जो मिक्सिंग होगा, यह एग्जांपल होगा ट्रू सोल्यूशन का। एक अच्छी बात बता दें कि जब लिक्विड और लिक्विड मिल करके कोई कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, उस सोल्यूशन का नाम है इमल्सन। उसको इमल्सन के नाम से जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड इमल्सन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इमल्सन? इमल्सन का मतलब है इट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। इट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड टू लिक्विड। अगर लिक्विड में बनने वाला कोलाइडल सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इमल्सन कहलाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा मिल्क, दूध। मिल्क जो है इमल्सन है। मिल्क इमल्सन है क्योंकि मिल्क जो होता है यह एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है लिक्विड और लिक्विड का। तो दूध कैसे आपका? अच्छा, मिल्क को केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? मिल्क इमल्सन कहलाता है। मिल्क को इमल्सन बोलेंगे क्योंकि मिल्क इज द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड टू लिक्विड। तो जब लिक्विड और लिक्विड मिलके कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा तो उसका नाम है इमल्सन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का मिल्क। मिल्क जो बनता है या लिक्विड फैट और आपका होता है वाटर। तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट और ये हमारा हो गया सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इस तरीके से बनने वाले कोलाइडल सोल्यूशन को इमल्सन कहा जाता है। ऐसे एग्जांपल है मिल्क, दूध, है ना। तो मिल्क एक इमल्सन के नाम से जाना जाता है ना। और इसकी मदद से, एज वी नो दैट वी आर नॉट एबल टू डिसॉल्व इन ऑयल इन वाटर, हम ऑयल को पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग द इमल्सिफायर यूज एक आता है, इमल्सन पेंट आता है। इमल्सन पेंट का मतलब होता है, इमल्सन पेंट का मतलब वी आर एबल टू डिसॉल्व ऑयल इनटू द वाटर। हम ऑयल को, तेल को पानी में घोल सकते हैं। आप क्या करिए, कोई भी मस्टर्ड ऑयल लीजिए, अब मस्टर्ड ऑयल और पानी को मिक्स करोगे, दे आर नॉट सॉल्युबल, बट बाय यूजिंग द इमल्सिफायर वी आर एबल टू सॉल्युबल द ऑयल इनटू द वाटर। तो वी आर एबल टू मेक द इमल्सन को हम तेल को पानी में घोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई लिक्विड में मिलकर बनने वाले कोलाइडल सोल्यूशन को कहा जाएगा इमल्सन के नाम से जाना जाएगा। एग्जांपल मिल्क इज कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड टू लिक्विड। अब आते एग्जांपल लेते और अगर कोई लिक्विड डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, और इसमें गैस में, अगर लिक्विड गैस में डिसॉल्व है, अगर हमारा सोल्यूट लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट गैस है, तो लिक्विड और गैस का जो मिक्सिंग होगा, यह पहली बात की ट्रू सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका केवल कोलाइडल सोल्यूशन पॉसिबल है। इसका क्योंकि जब भी लिक्विड गैस में मिक्स होगी तो वह हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, तो ट्रू सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है और हम लोग का जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वह हेटेरोजीनियस होता है। इसलिए लिक्विड का गैस में बनने वाला सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा, यह कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल दे दिया जाए, एक खूबसूरत सा एग्जांपल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा लिक्विड गैस में डिसॉल्व हो रही है और लिक्विड गैस में डिसॉल्व हो जाएगी? उसका सबसे खूबसूरत सा एग्जांपल है
फॉग जो कोहरा होता है, फॉग में क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो एयर में क्या होता है, डिजॉल्व होती है, बट नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कितना हो गए, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का सॉलिड में ट्रू सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोलाइडल पॉसिबल है, कोलाइडल पॉसिबल है। लिक्विड का लिक्विड में दोनों पॉसिबल है, ट्रू सॉल्यूशन भी बन सकता है और कोलाइडल भी बन सकता है। लिक्विड का लिक्विड में बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा मिल्क, मिल्क इज इमल्शन, मिल्क क्या है, इमल्शन है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अब आ जाए अंतिम वाला कवर करें हमने यहां पर सल्यूट, ये हो जाएगा सल्यूट, और ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन टाइप्स, माने एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, किस तरह का वो सॉल्यूशन बना रहा है। चलिए अंतिम गैस का सॉलिड में, गैस का सॉलिड में अगर कोई गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो रही है, कोई गैस अगर सॉलिड में डिसॉल्व हो रही है, पहली बात कि ये जो होगा ट्रू सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। गैस का सॉलिड में बनने वाला सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है, कोलाइडल पॉसिबल है। और इसका अच्छा एग्जांपल होगा कि हाइड्रोजन गैस मिक्स विथ पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम का जो मिक्सिंग होता है वो होता है गैस का सॉलिड में बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन। अब दूसरा आ जाएगा गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में माने गैस डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में। अगर कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, कोई भी गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, तो इसका दोनों पॉसिबल है, इसका टीएस पॉसिबल है और इसका कोलाइडल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। दोनों तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। गैस का लिक्विड में बनने वाला सॉल्यूशन टीएस ट्रू सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। टीएस ट्रू सॉल्यूशन और सीएस कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो टीएस गैस का लिक्विड में बनने वाला टीएस, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि HCl मिक्स इन वाटर। HCl पानी में जब घुल जाएगा तो क्या बनाएगा, HCl गैस को पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसका एग्जांपल लिया जाए, इसका एग्जांपल कोई भी गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए तो इसका जो एग्जांपल हो, गैस घुलेगा लिक्विड में, इसका एग्जांपल होता है आपका क्या बोलते हैं इसका, गैस का लेथर, झाग देखे होंगे आप लोग, लेथर झाग इसको बोलते हैं, झाग देखे होंगे। जब कपड़ा धोते हैं आप लोग तो कपड़ा धोते में जो झाग बनता है, यह जो होता है यह कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका, गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में बनने वाला सॉल्यूशन होगा। और अंत में आएगा गैस का गैस में बनने वाला सॉल्यूशन। इसका टीएस पॉसिबल है और इसका सीएस पॉसिबल नहीं है। गैस का गैस में बनने वाला सॉल्यूशन केवल होमोजीनियस होता है, एक गैस दूसरी गैस में मिक्स होगी तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो गैस का गैस में सॉल्यूशन केवल ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, कोलाइडल पॉसिबल नहीं है। ऐसे एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, किसी भी गैस का, है ना, हाइड्रोजन और किसका, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा मिक्सिंग। कभी भी जो गैस जब मिक्स होती है, दो गैस मिक्स होंगी तो हमेशा और हमेशा वो क्या बनाती है, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी, ट्रू सॉल्यूशन बना देती है। एक और हल्का सा रफली अगर पढ़ें इसके, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो मोर अमाउंट में होगा, जो मोर अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे ही जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के भी कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट होता है उसका नाम है डिस्पर्स फेज, इसको डिस्पर्स फेज के नाम से जाना जाता है। और एक का नाम होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ये जरूर ध्यान रखिएगा,
है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है माने जस्ट लाइक क्या है, एकदम सॉल्यूट जैसा होता है, ये सॉल्यूट है, और ये क्या जस्ट लाइक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है इसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा, और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है उसका नाम है डिस्पर्सन मीडियम। वी आर नॉट सेइंग, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नहीं तोड़ते हैं, इसके कंपोनेंट को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और आपका कहा जाएगा सॉल्वेंट। इस चैप्टर में जनरली जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जनरली हमको पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन वर्ड ट्रू सॉल्यूशन नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा केवल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग का जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वह होमोजीनियस होगा, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एज वेल एज द कोलाइडल सॉल्यूशन। और बहुत सारे इनमें डिफरेंस होता है कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, या टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा ना। और इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता है। तो इन दोनों के बारे में ये तो अलग से एक चैप्टर है, ये भी अलग से चैप्टर है। आज का डिस्कशन केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन? सिंपली वी से सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, या सिंपली वी कैन से सॉल्यूशन ओनली, वी कैन से सॉल्यूशन ओनली एज सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम देखेंगे सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, कौन सॉल्यूशन होगा कौन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें सॉल्यूशंस में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड एकदम जान लीजिए जिसका नाम है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही हम सॉल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको जानना पड़ेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जानते ही हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्वेंट हमने ले लिया है, ये हम लोगों का क्या है, कोई सॉल्वेंट है, और मान ली कि जैसे मान ली सॉल्वेंट की जगह पर मैंने वाटर मान लिया, इस हमने क्या कर लिया, वाटर मान लिया, और इसमें मैंने सॉल्यूट क्या किया, इसमें डिसॉल्व करना शुरू किया। इसमें सॉल्यूट क्या है, मान लेते हैं शुगर या ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज को हमने एक सॉल्यूट के रूप में डिसॉल्व कर रहा है, माने पानी में ग्लूकोज को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं। अब देखेंगे शुरुआत में हमारा जो ग्लूकोज होगा वो पानी में क्या होगा, मिक्स होने लगेगा। थोड़ा सा ग्लूकोज पानी में डालिए, स्टीयरिंग करिए, मिक्स हो गया, फिर एक चम्मच डालिए, स्टीयर करिए, मिक्स हो गया। अब देखेंगे कि ग्लूकोज शुरू में पानी में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि अब ग्लूकोज को पानी में अब उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिसबल, या जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट गिवन सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में और ज्यादा नहीं घोल सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा बनता है एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर, क्योंकि टेंपरेचर अगर चेंज करेंगे तो इसकी इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर मान ली कि कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, यानी उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन किससे बनेंगे, कांस्टेंट टेंपरेचर बनाए जाते हैं। कांस्टेंट टेंपरेचर पर ही आपका बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कहा जाए कि सैचुरेटेड हो गया, इसका मतलब समझ लेंगे कि अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग का, वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंसंट्रेशंस के बारे में अगर स्टडी करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस के बारे में क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सॉल्वेंट बना हुआ है, अगर कोई सोल्यूशन बना हुआ, मान लीजिए अगर कोई भी सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में दो पार्ट होंगे, कुछ सोल्यूट भी डिसॉल्व होगा और कुछ सॉल्वेंट भी डिसॉल्व होगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये हम पता करते हैं कि जो सोल्यूशन दिया गया है उस सोल्यूशन में सोल्यूट कितना परसेंट है और सॉल्वेंट कितना परसेंट है। टू नो द कंपोजिशन, टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टू नो द concentration, to know the composition of solute and solvent of a given solution is known as concentration। तो concentration का मतलब होता है यह जानकारी प्राप्त करना कि आपके दिए गए सॉल्यूशन में कितना परसेंट सोल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है। अच्छा, मान लीजिए अगर सॉल्यूशन बाइनरी है, बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी में अगर किसी सॉल्यूशन में हमको सोल्यूट का कंपोजिशन पता चल गया तो हमको सॉल्वेंट का कंपोजिशन पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा, सोल्यूट को जानना। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंपोजिशन कितना है, कितना परसेंट सोल्यूट है, कितना परसेंट सॉल्वेंट है, इनको जानना कहलाता है कंसंट्रेशन। एंड देयर आर मैनी मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को दिखाने के, रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक एक करके तेजी से हम लोग कवर कर लेते हैं कौन कौन से तरीके होंगे। जैसे पहला जो तरीका होता है टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, to represent concentration of any solution, the first way is known as percentage, concentration in percentage। The first way is concentration in percentage। परसेंटेज के रूप में हम किसी सोल्यूशन को दिखा सकते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, और तीन होता है इसमें। परसेंटेज आपका हो जाएगा वेट बाय वेट। दूसरा इसमें जानते हैं परसेंटेज होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक होता है तीसरा जो हो जाएगा परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। तो तीन तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जांपल पर समझते हैं। मान ले कहा जाए एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 20% वेट बाय वेट। अगर आपसे कहा जाए कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 20% वेट बाय वेट, इसका मीनिंग हो गया कि इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा, इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा वह 20 ग्राम होगा, और जो सॉल्वेंट होगा, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वह आपका 80 ग्राम होगा। तो 20% वेट बाय वेट का मतलब हो गया सोल्यूट 20 ग्राम और सॉल्वेंट 80 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, अगर कहा जाए यू हैव given the concentration of solution as 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या हो गया? पहली बात कि वॉल्यूम इन वॉल्यूम, माने यह जो सॉल्यूशन है लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन है, और 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कि इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा वह 20 ml होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वह हो जाएगा 80 ml। अगर 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कि उस सॉल्यूशन में सोल्यूट 20 ml होगा और सॉल्वेंट 80 ml हो जाएगा। और अगर एक कहा जाए कि 20% वेट बाई वॉल्यूम अगर दे दे, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 20% वेट बाई वॉल्यूम है, इसका मीनिंग हो गया कि इसमें जो सोल्यूट है यह तो 20 ग्राम है, और इसमें जो सॉल्वेंट है वह है 100 ml। नीचे तरीका बदल जाएगा वेट बाई वॉल्यूम का, तो सोल्यूट 20 ग्राम और सॉल्वेंट हो जाएगा 100 ml। दोनों फर्क देख लीजिए,
वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम में क्या डिफरेंसेस आएगा। फार्मूला बड़ा आसान है। अगर मान ले कहा जाए कि परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट और नीचे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, अमाउंट ऑफ सल्यूट और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100। या ऐसे कर सकते हैं, मान ले कि ए और बी मिल करके कोई सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, और मान लीजिए कि अगर ए सॉल्यूट है, अगर ए को बेटा मान लेते हैं सॉल्यूट है और बी को मान लेते हैं कि सॉल्वेंट है, अगर बी को मैं सॉल्वेंट मान लेता हूं तो परसेंटेज वेट बाय वेट को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ए और नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी इनटू क्या हो जाएगा 100। दिस इज द वे टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूशन इन वेट बाय वेट, वेट बाय वेट का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा जाए कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को डिफाइन किया जाए तो इसी से बन जाएगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा 100। अगर लिखा जाए कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, उसका फार्मूला हो जाएगा कि एम ए माने अमाउंट ऑफ, एम ए या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करिए। चलिए डब्ल्यू ए मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा वी बी और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी आर एबल टू फाइंड द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को परसेंटेज में फाइंड आउट किया जा सकता है। मीनिंग समझते रहिएगा, केवल न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल हो गए, कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे ये हम कंसेप्ट को देखेंगे। तो हम पढ़ लिए वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम के कंसंट्रेशन को डिफाइन कर दिए। इसके बाद वी विल डिस्कस दूसरा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, यह है मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल पहली बात की कैपिटल एम, मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम होगा और इसकी जो यूनिट होगी वह होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ध्यान रखिएगा, मोल पर लीटर यानी कि मोल इनटू लीटर इनवर्स इट्स यूनिट, और इसका सिंबल कैपिटल एम। मोलारिटी का सिंबल जो होगा कैपिटल एम। एंड बिफोर द डिस्कशन ऑफ मोलारिटी हमको थोड़ा सा मोल के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो एज वी नो दैट अबाउट मोल, एक मोल क्या होता है, तो मोल इज अ नंबर, मोल जो होता है अवोगाड्रो नंबर होता है और अवोगाड्रो नंबर का मान होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। जब 10 के मान 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को 1 मोल कहा जाता है। एंड देयर इज अवोगाड्रो कंसेप्ट, एक अवोगाड्रो कंसेप्ट है, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ अगर किसी मटेरियल का 1 मोल लिया जाए, द 1 मोल, एक मोल मटेरियल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो एवोगाड्रो ने बताया कि किसी का अगर 1 मोल लिया जाए तो 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स, माने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो उस मटेरियल का 1 मोल अमाउंट कहलाता है। ओके, और मोल को रिप्रेजेंट करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि व्हाट इज 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब हो जाएगा कि मोलर मास। मोलर अगर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वह 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक एज ग्लूकोज, ग्लूकोज है, मान लीजिए बेटा ये ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज का हम लोग निकालें 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, तो कार्बन का होगा 12 AMU, हाइड्रोजन का मास 1 AMU, ऑक्सीजन कितना होता है 16 AMU। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा कार्बन का 12, 12 छक 72, आई हो जाएगा 12 और 16 छके 96 यानी 180।
व्हेन वी टेक यानी कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मीन्स 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर 180 ग्राम आप ग्लूकोज लेते हैं, 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो कहा जाएगा कि मैंने 1 मोल लिया है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वह 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मोल का मतलब मोलर मास इन ग्राम, मोलर मास इन ग्राम माने 180 ग्राम ग्लूकोज माने कि 1 मोल। इट मींस वी कैन से कि 180 ग्राम ग्लूकोज में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंसिस्ट होंगे। 180 ग्राम ग्लूकोज में 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इफ यू आर गिवन द अमाउंट, अगर आपके अमाउंट दिया गया हो तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। By using this concept, we are not able to count the number of molecules of glucose if mass is given, but we can calculate. We can calculate. Another concept is that there are three formula. There are three formula to find the moles. Moles निकालने के 3 फार्मूले आपको जानने हैं, वो तीनों काम करेगा। पहला फार्मूला है by using moles कैसे निकालेंगे, तो पहला है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का पहला फार्मूला बनेगा हम लोग का अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, और नीचे होगा उसका मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो इस फार्मूले से हम किसी भी कंपाउंड का मोल्स निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट दिया है तो उसका मोल्स हम लोग बता सकते हैं। जितना अमाउंट दिया है, और ध्यान रखो अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, अमाउंट मस्ट बी इन ग्राम। अगर अमाउंट ग्राम में दिया हो और किसी भी मटेरियल के अमाउंट ग्राम में दिया हो और उसको उसी मटेरियल के उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको मोल्स निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया जाए, एग्जांपल लिया जाए कि 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज के मोल्स होंगे, तो सबसे पहले निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब अमाउंट होना चाहिए ग्राम में, और नीचे होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे, तो अमाउंट आपको दिया गया है 18, और ग्लूकोज का जो मोलर मास अभी निकाले थे, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मोल। तो 18 ग्राम ग्लूकोज में अगर मोल्स पूछे, 18 ग्राम ग्लूकोज में अगर मोल्स कहेगा तो इसका आंसर होगा 0.1 मोल्स। तो मोल्स निकालने का पहला फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स अमाउंट ऑफ गिवन मटेरियल, अमाउंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स इन ग्राम, और नीचे उसका होगा मोलर मास। माने अमाउंट ग्राम में है और उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ये पहला मेथड हुआ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा होगा कि इफ यू हैव गिवन अ गैस एट एसटीपी, अगर किसी गैस का एनटीपी या एसटीपी पर अगर वॉल्यूम आपको दिया गया है तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मान है, एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर, 273 केल्विन को नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाएगा, और 1 एटीएम को कहा जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। तो अगर 273 केल्विन टेम्परेचर लिया जाए और 1 एटीएम प्रेशर लिया जाए तो इसी को बोलते हैं एनटीपी या एसटीपी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो ने बोला है कि एक मोल गैस का, एक मोल अगर कोई गैस है एनटीपी पर, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है यह 22.4 लीटर होता है। आई रिपीट अगेन, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो एनटीपी पर एक मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा
22.4 लीटर होता है। तो इस कंसेप्ट से भी वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं मोल्स निकालने का। मोल्स निकालने का दूसरा फार्मूला पढ़ा जाए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। अगर एनटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया है और उसमें 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। और तीसरा फार्मूला है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और बाई एवोगैड्रो नंबर, यानी हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इस मेथड से भी वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। और एक अगर अमाउंट दिया होगा तो पहला वाला यूज करेंगे, अगर वॉल्यूम दिया है तो दूसरा वाला यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो तीसरा वाला यूज हम लोग करेंगे। और इस तरीके से भी हम मोल्स को निकाल सकते हैं। अगर मोल्स निकालने में अगर आप सक्षम हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड द मोलारिटी एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, द सिंपल फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी? सिंबल बता चुके हैं, इसका सिंबल होगा कैपिटल M है और इसकी जो यूनिट होती है ध्यान रखिएगा मोल इनटू लीटर इनवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी? मोलारिटी का मतलब क्या है? मोलारिटी भी नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट एंड वॉल्यूम of solution in liter, तो molarity means the number of moles absolute and volume in liter। अगर इसको तो और तोड़ दिया जाए फार्मूले को तो बन जाएगा मोलारिटी बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, और नीचे हो जाएगा मोलर मास ऑफ सल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसको ml में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलारिटी का हो जाएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, अगर यह लीटर में रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा। तो इफ द वॉल्यूम 1000 हटाई दीजिए, 1000 को हटा करके ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहां लीटर लिख दीजिए, यहां पर क्या लिख दीजिए? लीटर में। ये फार्मूला बन जाएगा मोलारिटी मींस अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट मोलारिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट मींस ड्यू टू टेम्परेचर मोलारिटी चेंजेस। टेम्परेचर के साथ साथ मोलारिटी क्या होती है बेटा? चेंज होगी। तो मान लीजिए अगर हमने किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने सुबह निकाला, सुबह अलग आएगा और दोपहर में टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके वॉल्यूम अलग आएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर गर्म करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
तो मोलारिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मोलारिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए गुड वे टू रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इन मोलारिटी। इसलिए हम इसे एक बेहतर क्वांटिटी चूज करेंगे और जिसका नाम है मोलालिटी। तो मोलारिटी जो है टेम्परेचर के साथ साथ वैरी करेगा। एक ही सॉल्यूशन का सुबह अलग मोलारिटी आएगा नापोगे तो, दोपहर में अलग आएगा। टेम्परेचर जब बदलेगा तो सॉल्यूशन की मोलारिटी भी चेंज करेंगे, क्योंकि जब गर्म करोगे, टेम्परेचर जब गर्म होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और देखो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग एक ही सॉल्यूशन का अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग क्या होगा, मोलारिटी होगा। दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए गुड वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो इसके जगह पर हम एक बेहतर क्वांटिटी चूज करते हैं जिसका नाम है मोलालिटी, जिसका नाम है मोलालिटी। तो वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी, दिस इज द गुड वे, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द कंसेंट, टू रिप्रेजेंट द किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है मोलालिटी, बिकॉज मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलालिटी सिंबल, इट्स सिंबल इज स्मॉल एम, इट्स सिंबल इज स्मॉल एम, इसका सिंबल स्मॉल एम है। और इसकी जो यूनिट होती है, मोलालिटी की यूनिट होगी, वह होगा आपका मोल इंटू केजी इनवर्स, मोल इंटू केजी इनवर्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी? मोलालिटी का मतलब क्या होगा? मोलालिटी, मोलालिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको तोड़ दिया जाए फार्मूले पे जो न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल्स कि अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इनटू 1000. This is the formula by which we are able to find the molality of any solution. तो किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालने का जो फार्मूला होगा वह होगा कि 1 किलोग्राम 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अगर 1 kg लिया जाए तो 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने मोल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। एंड मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, does not depend on temperature because टेम्परेचर अगर करेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ गर्म करेंगे तो उसके सॉल्यूट के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट के मास पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने घटने से सॉल्यूशन की मोलालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द गुड मेथड टू फाइंड द मोलालिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, मोलालिटी। Another we'll discuss what is the relation between molarity and molality. Relation between molarity, capital M, and molality, molality small m. There is a good relation of rho by capital M बराबर 1 by small m plus capital M solute or by 1000. This is the relation between
molarity and molality. What is the meaning of capital M? Capital M represent molarity, and small m represent molality. Rho is the density of solution. Rho is the density of solution, and capital M solute. Capital M solute means molar mass of solute. Mass of solute. This is a good technique. By using we can change. If molality is given, we are able to find molarity. अगर मोलारिटी दिया है तो मोलारिटी निकाल लोगे, या मोलारिटी दिया है तो मोलालिटी को निकाला जा सकता है. द गुड रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी वी विल डिस्कस फर्दर. ये कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा कर लेंगे. हियर हमको समझना है रो इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. कैपिटल एम इज द notation of molarity, small m is the symbol of molality, and capital M solute, the molar mass of solute upon 1000. Another, the most important concept is normality. This is the most important concept. Normality, capital N, most important symbol, most important topic also. Normality. What is the meaning of normality? And before the discussion of normality को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए. विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ इक्विवेलेंट वेट हम नॉर्मलिटी को नहीं पढ़ सकते हैं. तो थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानते हैं. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होगा, सिंपल इक्विवेलेंट वेट बराबर ए बाई वी. जैसे कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी प्लस एजी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालिए. तो जिसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसका मास चाहिए. तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108, इसकी बैलेंसी 1, यानी 108 ग्राम इक्विवेलेंट. तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 हो जाएगा. और देखिए कॉपर का निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu++ अगर निकाला जाए तो A बाई वी माने उसका वेट कितना है. तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, और इसकी बैलेंसी कितनी है आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 31.75. ये इसका निकल जाए इक्विवेलेंट वेट. और निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट. हमको चाहिए. सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट मान लेकर हमको निकालना है. तो सल्फेट का हमको मोलर मास चाहिए, आयन मास चाहिए इसका, यानी कि A बाई वी माने सल्फेट आयन का मास हमको चाहिए. तो हम जानते हैं सल्फर का होता है कितना 32 और 32 हो जाएगा. ऑक्सीजन का 16 से 96. और बैलेंसी कितनी सल्फेट की बैलेंसी हो जाएगी 2, यानी कितना हो जाएगा 90. सल्फर का 32 और 16 चौके, सॉरी गलत हो गया. सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालिए. तो सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट A बाई वी. सल्फर का हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 64 हो जाएगा 64, और बाई का हो जाएगा 2 हो जाएगा. जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 96/2 and that is 48. The equivalent weight of sulfate ion is 42. But what is the method to find the equivalent weight of any salt? किसी salt का, किसी एसिड का, किसी बेस का. वैसे फार्मूला अलग होता है. एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग फार्मूला है. मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, वो एक अलग तरीका होता है ना. लेकिन फिर भी एक ऐसा तरीका हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से, सुनो, इक्विवेलेंट वेट निकालने का सबका अलग नियम है. एसिड का अलग तरीका है, बेस का अलग तरीका है, साल्ट का अलग तरीका है. बस एक ही मेथड से हम तीनों का निकाल सकते हैं. तो वो तरीका ज्यादा बेहतर होगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का. देखिए जैसे कैसे, अगर मान लो कंपाउंड है ए बी, आई को तोड़ने पर A+ और B आपको माइनस मिल रहा है. अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ A+ इक्विवेलेंट ऑफ B-, माने किसी भी कंपाउंड के केटायन और एनायन के
केटायन और एनायन के अगर इक्विवेलेंट वेट को जोड़ देंगे तो उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट या चलिए सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हमको चाहिए, हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे। अगर सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक किया जाए तो बनेगा 2Na प्लस और CO3 माइनस माइनस। गेटिंग बेटा? अब निकाल दीजिए इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन माने Na प्लस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आयन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब निकालिए कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, तो कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16 48 हो जाएगा और इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2, यानी हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 60/2 हो जाएगा। ओवरऑल 23 और प्लस के 30 यानी कि 53। तो सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 53 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना आपको आ गया तो वी आर इजिली एबल टू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, नॉर्मेलिटी पर। देखिए जैसे नॉर्मेलिटी निकालना H2SO4 का, H2SO4 को ब्रेक करिए तो बनेगा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। वैसे किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है कि मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ दैट गिवन एसिड। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसे सबका निकाल सकते हैं, एसिड का, बेस का, साल्ट का, इसलिए अच्छा तरीका है। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट माइनस। चलिए हाइड्रोजन आयन का इक्विवेलेंट वेट, तो इसका एटॉमिक वेट बाय बैलेंसी, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1/1। सल्फेट SO4, तो SO4 में देखेंगे तो सल्फर क्या हो जाएगा 32 और 16 चौके 64, कितना हो गया 96, सॉरी हाँ 4 2 6 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 96 और बाई क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 48, यानी क्या हो जाएगा 49। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी साल्ट का या किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकाल देते हैं तो वी आर एबल टू फाइंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेलिटी। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको पढ़ा जा। नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मेलिटी सिंबल इसका कैपिटल N, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, amount of solute in gram and equivalent weight of solute का इक्विवेलेंट वेट कितना है और इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये दिस इज द टेक्निक बाय विच वी आर एबल टू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। वी विल डिस्कस और न्यूमेरिकल ऑन दिस गिवन कंसेप्ट। इस पर एक न्यूमेरिकल को देखा जाए एज लेट यू हैव गिवन, आपके पास मान लीजिए कहा जाए कि 400 ml ऑफ वाटर है, 400 ml पानी, 400 ml पानी में अगर मान लीजिए कि 5.3 ग्राम
सोडियम कार्बोनेट को क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। सुनिए 400 ml ऑफ वाटर, 400 ml पानी में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया गया है। पूछा गया है फाइंड नॉर्मेलिटी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगा, फाइंड नॉर्मेलिटी, फाइंड नॉर्मेलिटी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला है नॉर्मेलिटी, 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 नॉर्मेलिटी का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट है 5.3। नीचे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट अभी निकाले थे हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आया था 53 आया था। तो यहां हो जाएगा 53 एंड वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम 400 ml है, इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा लीटर में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0 0 0 कैंसिल, और ये ऊपर गया आपका 5.3 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 53 इंटू 4, यानी कि 53/53 इंटू 4 कट गया 1/4, इसको लिखेंगे n/4 लिखेंगे या 0.25 कैपिटल n आ गया। तो इसकी नॉर्मेलिटी n/4, नॉर्मेलिटी इज n/4। तो इफ यू आर एबल टू, अगर हम किसी भी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना जानते हैं, तो नॉर्मेलिटी हम किसी भी सॉल्यूशन का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी को। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, सुनिए ध्यान से, एक सॉल्यूशन है n/10, एक सॉल्यूशन है n/10 80 ml ऑफ HCl। ध्यान दीजिए, एक सॉल्यूशन है कि दिया गया है n/10 80 ml ऑफ HCl, अगर इसमें 20 ml अगर वाटर को और ऐड कर दिया जाए, सुनिए एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या कर रहा है, और सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी n/10 80 ml ऑफ HCl, एक सॉल्यूशन है 80 ml का, किसका, HCl का, नॉर्मेलिटी 1/10 है, उसमें 20 ml और पानी मिला दिया जाए तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए जो नया सॉल्यूशन बनेगा, अब उस नए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उस नए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाएगा, पहले कितना था 80 ml था और 20 ml और डाल दिए, अब इसका जो वॉल्यूम हो गया, अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml हो गया, 100 ml हो गया। और इस सवाल को लगाएंगे, फार्मूला लगेगा N1V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा N2V2, N1V1 बराबर N2V2। N1 माने फर्स्ट कंडीशन पर नॉर्मेलिटी 1/10 है, V1 माने पहली दशा में वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम कितना बेटा 80, N2 माने आफ्टर एडिंग वाटर, पानी मिलाने के बाद इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी नहीं पता है, N2 हमको नहीं पता है, निकालना है, तो N2 हमको निकालना है, और V2 माने कि वॉल्यूम, तो 80 ml था और 20 ml और ऐड कर दिए, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 100 ml। अब यहां से मान निकाल दिए N2 का, हो जाएगा N2 इक्वल्स हो जाएगा, सॉरी N2, तो N2 इक्वल्स ये नीचे आ जाएगा 80/10 इंटू 100, 0 से आपका 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 8/100, यानी कि हो जाएगा 0.08 कैपिटल N, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो किसी भी सॉल्यूशन में इसमें पढ़ेंगे, अगर दो एसिडों को मिक्स कर दें तो उसका नया नॉर्मेलिटी या नया मोलालिटी क्या हो जाएगी, अगर एसिड में बेस को मिक्स करेंगे तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी। तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर कर सकते हैं, आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दिस इज द गुड न्यूमेरिकल टू फाइंड द, अगर कोई भी सोल्यूशन में पानी ऐड कर देंगे
तो उसकी नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं उसको जानते रहिएगा।